हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र सिंह जीत क्लासेज ए पॉइंट स्टडी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस लेक्चर वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस में डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस की। तो पहले मैं बता दूं आपको कि अलग अलग बेसिस पे टाइप ऑफ जो फंक्शन है वो भी अलग अलग होते हैं। तो हमें वो बेसिस भी समझना है जिस बेस पे हम टाइप्स को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो हमारा होता है on the basis of आउटपुट, यानी हमें फंक्शन में आउटपुट क्या मिलने वाली है। तो देखिए, इसको समझते हैं पहले कि कोई भी फंक्शन हमारा एफ एक्स है तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो होता है हमारा डोमेन और दूसरा होता है हमारा कोडोमेन। एक सेट से दूसरे सेट में जब फंक्शन जाता है, या हम कह सकते हैं कि डिफाइंड होता है कोई फंक्शन दो सेट के अंदर, तो एक हमारा क्या होता है, डोमेन सेट होता है जिसको हम इनपुट बोलते हैं। यानी हम इस फंक्शन के अंदर जो भी x की वैल्यू पुट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे या इनपुट बोलेंगे। और ये फंक्शन जो हमें वैल्यू देता है कोडोमेन से, उसको हम बोलेंगे आउटपुट। आउटपुट या फिर हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेंज। यानी जो हमारे पास आउटपुट मिलेगी वो कोडोमेन सेट से मिलती है, और डोमेन सेट से हम x की वैल्यू जो पुट करते हैं उसको इनपुट बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, की आउटपुट कैसा है, हमें फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं उससे हमें क्या मिल रहा है, कैसी वैल्यूज मिल रही है, उस बेस पे हमारा कितने टाइप का फंक्शन होता है वो हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। तो पहले दो टाइप के फंक्शन होते हैं आउटपुट के बेस पे। पहला होता है हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन, और दूसरा होता है बेटा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। इनके नाम से ही पता चल रहा है, बिल्कुल आसान है, कि रियल वैल्यूड फंक्शन जब हमें आउटपुट की फॉर्म में कोई रियल वैल्यू मिल जाए तो हम उसको रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। यानी हमारा कोई फंक्शन है, उसके अंदर हम कोई डोमेन में से, कोई भी किसी भी सेट में से कोई एलिमेंट रख रहे हैं और हमें एक रियल वैल्यू के रूप में हमारी रेंज आ रही है, तब हम उसको रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। और अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यू हमें मिल रही है तब हम उसको एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। तो ये जो फंक्शन है, इसको लिखने का तरीका क्या है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू किसी भी सेट से हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे बेटा, मैंने अभी बताया, लेकिन हमारा जो वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए, रियल नंबर में से कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। तो यानी कोई भी फंक्शन है ए टू आर, उसको हम क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। यहाँ ए जो है ये हमारा क्या है, डोमेन सेट है, जो कोई भी सेट हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। लेकिन जो हमारी कोडोमेन है, या फिर मैं ये बोलूं कि कोडोमेन में से हमें रेंज लेके आनी है, वो जो सेट है वो हमारा क्या होना चाहिए, एक रियल वैल्यूज का सेट होना चाहिए। तब हम उसको क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, कोई भी फंक्शन है वो अगर ए टू सी होगा, यानी हम डोमेन कुछ भी रख रहे हैं लेकिन हमें एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिल रही है, तब हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। तो जैसे देखिए, अगर हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, तो अब फंक्शन के अंदर कोई भी डोमेन रखो, हमें जो वैल्यू मिलेगी वो एक रियल नंबर होगा। और यहाँ हम एक ही जगह क्या लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं इस फंक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ होल और रियल वैल्यूज, कि कोई भी रियल वैल्यू अगर इसके अंदर पुट करते हैं तो हमें यहाँ से एक रियल वैल्यू ही मिलेगी। तो इसलिए ये हमारा क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। और यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, इस सिचुएशन के लिए बोल रहा हूँ, ये आर टू आर डिफाइंड है बेटा, ये आर टू आर डिफाइंड है। तो इसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल टू हमें दिया हुआ है साइन एक्स
तो ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू हम चाहे मर्जी कुछ पुट करें, कोई भी रियल वैल्यू पुट करें तो हमें साइन x जो है एक रियल वैल्यू ही देगा। यानी हम इसको भी लिख सकते हैं फंक्शन क्या है, आर टू आर डिफाइंड है। अब क्या हर केस में ये आर टू आर डिफाइंड होगा बेटा? तो ये बात क्या जरूरी है? तो ये बात जरूरी नहीं है। इसके लिए एग्जांपल देखो, एफ एक्स इक्वल टू, अगर हमें दिया हुआ है रूट एक्स और हमसे पूछा जाए कि क्या ये आर टू आर डिफाइंड है, या मैं ये कहूं कि रियल वैल्यूड फंक्शन है फॉर ऑल एक्स, कोई भी एक्स ले, तो क्या हर एक एक्स के लिए है? अब हम चेक करते हैं। देखो बेटा, अगर मैं फंक्शन के अंदर -2 पुट करता हूं तो मेरा फंक्शन क्या बनेगा, अंडर रूट माइनस का 2। अगर यहाँ माइनस अंदर आया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं √2 आयोटा, क्योंकि आयोटा इक्वल टू क्या होता है, -1 अंडर रूट के अंदर। तो अब ये जो वैल्यू है ये क्या हमारी रियल नंबर से बिलोंग करती है? नहीं करती बेटा। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमें रियल वैल्यू नहीं दे रहा, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं हुआ। किसके लिए? -2 के लिए। ऐसे ही आप 0 से छोटी जो भी वैल्यू पुट करके देखोगे उसके लिए ये रियल वैल्यू नहीं देगा। तो इसका मतलब ये हुआ फंक्शन जो है वो हमारा 0 से इंफिनिटी पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए, ये यहाँ से कोई भी डोमेन पुट करते हैं इसके अंदर तो हमें रियल वैल्यू मिलेगी। और हमें अगर रियल वैल्यू मिलेगी तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि फंक्शन जो है इस सेट से रियल वैल्यू के अंदर हमारा क्या है, डिफाइंड है। तो जरूरी नहीं है कि डोमेन हर बार क्या हो, रियल नंबर हो, लेकिन हमारा जो कोडोमेन है, या फिर मैं ये कहूं कि आउटपुट जो मिलने वाली है, जो रेंज सेट के एलिमेंट है, वो रियल में से होने जरूरी है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। अब बात करते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की थोड़ी सी, ये वैसे सिलेबस में नहीं है तो इसको हम नहीं करेंगे। तो जैसे एफ एक्स इक्वल टू हमें दिया हो x² प्लस आयोटा, तो अब अगर इसके अंदर हम -2 पुट करते हैं तो -2 का स्क्वायर प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा बेटा 4 प्लस आयोटा। अगर यहाँ 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा 0² प्लस आयोटा मीनिंग आयोटा। और अगर इसके अंदर हम +2 पुट करते हैं या 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस आयोटा यानी 9 प्लस आयोटा। और हर केस में ये आयोटा आ रहा है, हर केस में आयोटा आ रहा है। जो आयोटा है वो इमेजिनरी यूनिट होती है, इमेजिनरी यूनिट होती है बेटा, और इमेजिनरी यूनिट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से जुड़ी हुई है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम चाहे कुछ भी रख ले इसके अंदर, कोई भी रियल वैल्यू पुट कर ले, हमारा जो नंबर है, जो हमें मिलने वाला है, जो आउटपुट है, वो हमारी इमेजिनरी यूनिट के साथ आएगी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे बेटा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। तो नेक्स्ट है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ अलजेब्रिक फॉर्म, यानी हमारे जो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसकी अलजेब्रिक फॉर्म कैसी है, उसके बेस पे हमारे जो फंक्शंस के टाइप हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो किसी पॉलिनोमियल की फॉर्म में हो। जैसे हमने 8th क्लास से 9th क्लास से पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल क्या होती है। तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हम ये कह सकते हैं कि ax प्लस बी, ax² प्लस bx प्लस c, या फिर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस टाइप के जितने भी फंक्शन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। जैसे किसी फंक्शन के अंदर हमें दिया हुआ है 3x प्लस 7, तो यहाँ हम बता सकते हैं देखकर कि ये एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर x की पावर 1 है, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा बेटा, लीनियर फंक्शन कहलाएगा, लीनियर फंक्शन कहलाएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू
6x² प्लस 7x माइनस 3, तो हम देखकर बता सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ऐसे ही कोई भी fx इक्वल टू अगर हमें दिया हुआ है 6x³ माइनस 3x² प्लस 7, तो हम बता सकते हैं कि इसकी डिग्री 3 है, इसलिए ये एक क्यूबिक फंक्शन है। ऐसे ही हम आगे भी बता सकते हैं, अगर 4 डिग्री है तो बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल देंगे, ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। अब बात करते हैं बेटा इनकी रेंज क्या होगी। देखो रेंज जो है, हमें कोई भी रियल वैल्यू अगर इसके अंदर पुट करते हैं तो हमें रियल वैल्यूज ही मिलेंगी, तो इनको भी क्या बोल सकते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन बोल सकते हैं। वैसे ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि इनकी अलजेब्रिक फॉर्म हम देख रहे हैं। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की बेटा, इसमें रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन in the form of px by qx is called a rational function। अगर कोई फंक्शन दो पोलिनोमियल फंक्शंस की रेशियो दे रखी हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, रेशनल फंक्शन। लेकिन कंडीशन होती है, यहाँ कंडीशन क्या होती है कि जो हमारा qx, जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल दे रखी है, शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल नहीं रहनी चाहिए। अब ये 0 के इक्वल क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर नीचे 0 आ गया तो हमारा फंक्शन जो है नॉट डिफाइंड होगा, और तब हम इसको फंक्शन ही नहीं बोल पाएंगे। तो हमारे जो रेशनल फंक्शन की कंडीशन है, पहले हम वो चेक करेंगे और तब हम क्या है, रेशनल फंक्शन को स्टडी करेंगे। तो सबसे जरूरी काम यही होता है कि कोई भी हमारा जो फंक्शन है रेशनल है, उसके अंदर हमारे पास दो पोलिनोमियल की रेशियो होती है। हम जो डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल दिया हुआ है वो चेक करेंगे, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए बेटा, तब हम उसको रेशनल फंक्शन बोल देंगे। जैसे हमें दिया हुआ है fx इक्वल टू 2x प्लस 3 बाय 7x² प्लस 3x प्लस 2, तो इस टाइप के जितने भी फंक्शंस हैं उनको हम क्या बोलेंगे, रेशनल फंक्शंस। तो जरूरी नहीं है कि ऊपर ऊपर जो है हमारा लीनियर फंक्शन हो और नीचे एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, या फिर मैं ये कहूं कि ऊपर क्या हो, एक लीनियर पॉलिनोमियल और नीचे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम लिखते हैं fx इक्वल टू 7x² माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 7, तो भी ये क्या है, एक रेशनल फंक्शन है। लेकिन कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन रहनी चाहिए 3x माइनस 7 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ कंडीशन क्या थी, यहाँ 7x² प्लस 3x प्लस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसे ही ऊपर नीचे आपका कोई भी पोलिनोमियल हो सकता है, कितनी भी डिग्री का, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है हमें। तो ध्यान क्या देना है कि जो पोलिनोमियल दे रखी है और दोनों क्या है, रेशियो में दी हुई है, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, रेशनल फंक्शन होगा। तो ये था बेटा अलजेब्रिक फॉर्म पे। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, कि हमारा जो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, इस बात के ऊपर डिपेंड करते हुए हमारे जो फंक्शंस के टाइप है वो हमें करने हैं। देखो बेटा, वैसे तो हमारे पास काफी टाइप होते हैं इसके बिहेवियर के बेसिस पे। जैसे सबसे पहले हमारा होता है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक फंक्शन, जो हम फिजिक्स में पढ़ते रहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन और नॉन पीरियोडिक फंक्शन। कोई फंक्शन अगर किसी पीरियड के बाद हमें वैल्यू जो असाइन कर रहा है उसको रिपीट करना शुरू कर दे, तो उसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। और नॉन पीरियोडिक फंक्शन, जो फंक्शन कभी रिपीट ना करे अपनी वैल्यूज को, अपने जो आउटपुट है उसको, तो उसको हम नॉन पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, जो हमारी वॉच होती है उसका जो बॉब है वो क्या करता है, ओसिलेट करता है।
एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद, तो उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं जिसको। तो वो एक टाइप का पीरियोडिक फंक्शन है, जैसे हमारे साइन थीटा कोस थीटा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये भी पीरियोडिक फंक्शंस हैं। अब बात करते हैं दूसरा टाइप जो है, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, डिक्रीजिंग एंड नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग एंड, या फिर हम बोल सकते हैं डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन। कोई फंक्शन है वो अपनी वैल्यूज को क्या कर रहा है, लगातार ड्रॉप करवा रहा है डिफरेंट डिफरेंट एक्स की वैल्यूज के लिए, तो उसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। और अगर हमारा फंक्शन जो है अपनी वैल्यूज को बढ़ाता जाए, इंक्रीज करता जाए एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, जो हमारे 12th क्लास में पढ़ते हैं हम। थर्ड जो टाइप है, थर्ड जो टाइप है वो क्या है, वो है बेटा इवन एंड ओड फंक्शन। जो हमारे सिलेबस में है, तो पहले इनकी बात कर लेते हैं। इवन फंक्शन क्या होता है और ओड फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए इवन फंक्शन क्या होता है। अगर कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ एक्स, और उसके अंदर हम एक्स की वैल्यू नेगेटिव पुट कर देते हैं, तो भी हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है वो सेम रहे। मीनिंग ये हुआ कि एफ एक्स और एफ माइनस एक्स दोनों क्या रहे, इक्वल रहे। तो तब हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, इवन फंक्शन बोलेंगे। जैसे हमें दिया हुआ है 7x² प्लस 3, कोई फंक्शन दिया हुआ है, और इसके अंदर अगर मैं -1 पुट करता हूं, तो 7 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा मेरा -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 7 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा 10। और अगर इसी फंक्शन के अंदर मैं 1 भी पुट करूं, तो भी क्या आएगा, 7 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में 3, मीनिंग कितना आएगा 10। तो ऐसे फंक्शन जिसमें x की पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू दोनों के लिए हमारी जो वैल्यू है वो सेम आए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन बोलेंगे। और इसकी एक खास बात होती है बेटा कि इसके अंदर हमारे पास जो भी हमारा फंक्शन है, उसके अंदर जो वेरिएबल की पावर है वो क्या रहेगी, इवन रहेगी। जैसे 4x², या फिर सीधा x², या फिर 3x² प्लस 7, ऐसे जो हमारे क्या है, कोई भी पोलिनोमियल है वो हमारा क्या है, कैसा फंक्शन है बेटा, इवन फंक्शन है। आपका जो एफ एक्स इक्वल टू, अगर हमें क्या दिया हो, कोस एक्स दिया हो, तो ये भी हमारा क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। तो ये था हमारा इवन फंक्शन। अब नेक्स्ट बात करते हैं ओड फंक्शन की। ओड फंक्शन क्या होता है बेटा, एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर मान लिया कोई फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स, और उसके अंदर हम -x पुट कर देते हैं, तो हमारा जो फंक्शन है वो हमें -f(x) देता है। यानी कोई भी फंक्शन है उसके अंदर माइनस लग जाएगा अगर हमने x की बजाय -x पुट किया। जैसे हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू 3x³ प्लस 2x, ऐसा दे दिया हमें, और हम इसके अंदर पहले f2 पुट करते हैं, तो क्या होगा देखो, 3 इंटू में 2 का क्यूब प्लस में 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 24 प्लस में 4, 28 हो गया। अगर मैं इसी फंक्शन के अंदर -2 पुट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू में -2 का क्यूब और प्लस में 2 इंटू में -2। अब वैल्यूज अगर निकाले तो ये हो जाएगा माइनस का 24 माइनस का 4, मतलब माइनस का 28। तो देखो बेटा f2 हमारा कितना आया था, 28 आया था, और ये कितना आया है, -28। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि f-2 जो है वो माइनस लग के आया है 28 के, यानी f2 के, तो -f2 के बराबर हो गया। तो ये जो कंडीशन है, ये अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे,
ओड फंक्शन बोलेंगे। देखो बेटा ध्यान रखना है कि जब भी इवन की बात हो तो हमारे पास पहली बात जो है पावर ऑफ वेरिएबल वो क्या रहनी चाहिए, इवन रहनी चाहिए। दूसरी बात, इसके अंदर कोई भी हमारी लीनियर टर्म नहीं होनी चाहिए, कोई भी लीनियर टर्म नहीं होनी चाहिए, नो लीनियर टर्म इज इंक्लूडेड। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है। ऐसे ही अगर हम ओड फंक्शन की बात करें तो ओड फंक्शन में जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर जो है बेटा, पावर ऑफ वेरिएबल वो ओड होनी चाहिए। और इसमें दूसरी बात क्या है, इसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए। कांस्टेंट टर्म जो होती है शुड नॉट बी इंक्लूडेड। तो हमारी कांस्टेंट टर्म इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है, प्योर कांस्टेंट टर्म नहीं है, प्योर बोल सकते हैं इसको, क्योंकि अगर वो आ गई तो उससे इस पूरा जो हमारा जो फंक्शन का जो टाइप है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो वैल्यूज आएंगी फिर वो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, तब उसको हम इवन और ओड नहीं बता पाएंगे। हम ये बता सकते हैं कि वो ना तो इवन है और ना ओड है। तो अब बात कर लेते हैं ऐसे फंक्शंस की जो ना तो इवन है और ना ओड, नाइदर इवन नॉर ओड। जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है हमें f(x) इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। अब मैंने कहा था कि जब हमारे पास इवन फंक्शन था तो उसके अंदर हमारी जो x की टर्म है वो मिस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, x की टर्म आई हुई है। तो इसको एक बार चेक करते हैं। जैसे f1 पुट कर दिया हमने तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस में 7 इंटू 1 और प्लस में 2। तो ये हो गया 3 माइनस में 7 प्लस में 2 और ये आंसर आ गया हमारा -2। अगर इसी के अंदर -1 पुट करते हैं तो क्या होगा बेटा, 3 इंटू में -1 का स्क्वायर माइनस में 7 इंटू -1 और प्लस में 2। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 और ये हो जाएगा प्लस में 2 और ये हो जाएगा 12। अब f1 और f हमारा -1 जो है, दोनों में हम ये नहीं बता सकते कि हमारा जो फंक्शन है वो इवन रहा या ओड रहा। क्यों? ना तो ये दोनों वैल्यूज सेम है और ना एक दूसरे का नेगेटिव है। तो हम ऐसी कंडीशंस में नहीं बता पाएंगे कि हमारा फंक्शन जो है इवन है या ओड। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी इवन फंक्शन होगा तो पावर जो है क्या रहेगी, इवन रहेगी और साथ में कांस्टेंट टर्म आ सकती है। लेकिन अगर ओड होगा तो पावर क्या रहेगी, ओड रहेगी और साथ में कांस्टेंट टर्म नहीं आ सकती। तो ये ध्यान रखना है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ टाइप की। फोर्थ टाइप होता है कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जो हम पढ़ेंगे 11th क्लास में, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस में। तो ये था हमारा बिहेवियर के बेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो आई होप बेटा ये जो हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन किए हैं डिफरेंट बेसिस पे, ये आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ स्पेशल फंक्शंस की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप साथ के साथ इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद ए न्यू टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।